जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं निक्की चौरे से लेकर के आ गई हूँ एक और करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ सेशन। तो आप भी कॉपी और कलम निकाल लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। नीतीश कुमार is set to take oath as a member of which house of parliament in April 2026। देखिए नीतीश कुमार अप्रैल 2026 में सांसद के किस सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। चलिए अभी आपको पता है नीतीश कुमार कहाँ के सीएम थे। नीतीश कुमार कहाँ के सीएम थे। नीतीश कुमार सीएम थे कहाँ के, बिहार के। ये सभी चीजें आपको पता है ना। और इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में कितनी बार में अपना शपथ ग्रहण किया था, 10वीं बार। इस बार जो वो सीएम बने थे तो 10वीं बार वह सीएम बने थे, ठीक है। नीतीश कुमार बिहार के मतलब सबसे लंबी अवधि तक के सीएम बने थे। अब क्या हुआ है, नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि वह सीएम के पद से रिजाइन देंगे और कहां पे शपथ लेंगे, राज्यसभा में। कहां पर, राज्यसभा। राज्यसभा में वह ज्वाइन करेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है, राज्यसभा में। तो करेक्ट आंसर है राज्यसभा। आप ध्यान में रखना कब वो शपथ लेंगे, तो 10 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार क्या करेंगे, राज्यसभा के पद पर शपथ लेंगे, ठीक है ना। राज्यसभा क्या होता है, यह अपर हाउस होता है। यह अपर हाउस होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउस होते हैं, पार्लियामेंट में टोटल 2 सदन होते हैं ना। एक लोअर हाउस होता है, एक लोअर होता है, और क्या होता है, एक अपर होता है। तो राज्यसभा क्या करेंगे, अपर हाउस, मतलब सॉरी, नीतीश कुमार क्या करेंगे, अपर हाउस यानी राज्यसभा में शपथ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ के अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है अध्यक्ष होते हैं। और हमारे अभी उपराष्ट्रपति कौन है रिसेंट में, तो कौन है, सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखना। और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी होते हैं, ठीक है, ये समझते हैं। राज्यसभा में टोटल सीट कितनी होती है, तो सीट होती है 245। अभी प्रेजेंट में इतनी सीट है, 245 अभी प्रेजेंट में है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाव पर देखा जाए, संविधान में कितना है, संविधान में टोटल राज्यसभा की 250 सीटों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनेंगे, 10 अप्रैल 2026 को वह शपथ लेंगे, ठीक है। राज्यसभा सांसद का ऊपरी सदन होता है यानी अपर हाउस होता है। राज्यसभा अधिकतम 245 सदस्य होती है, मतलब परमानेंट बोल रहे, अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में 245 सीट है। और जो संविधान में लिखा है, संविधान में कितना सीट के बारे में चर्चा की गई है, 250 सीट, ठीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के सभापति है। सदस्य कार्यकाल, हाँ, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नीतीश कुमार के सदन के सदस्य बनने वाले हैं, तो वह राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं, ठीक है ना। नीतीश कुमार वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो वह बिहार के अभी मुख्यमंत्री है, जो वह रिजाइन दे देंगे। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है, तो राज्यों की परिषद के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजों को। ओके चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ E20 पेट्रोल इन इंडिया follows the quality standards prescribed by which of the following organization। भारत में E20 पेट्रोल का पूरे देश में उतारना निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करता है। देखिए हाल ही में यानी 1 अप्रैल 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को एक डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया कि E20 को लागू किया गया पूरे भारत में। और यह किनके द्वारा लागू किया गया, तो
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन, यह डिपार्टमेंट कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का तो हरदीप सिंह पुरी संभालते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि अब से जो है E20 एथेनॉल का यूज किया जाएगा। E20 का मतलब ई से एथेनॉल, ई से एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या से बनता है? तो गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, फिर आपका मक्का हो गया, गन्ना मक्का जितने भी अनाज है उसके जो वेस्ट होते हैं ना, उससे बनाया जाता है, ताकि यह किसी भी तरीके का प्रदूषण ना फैलाए। देखिए इससे फ्यूल बनाया जाएगा, तो जितने भी मतलब अभी इसमें ऐसा है कि 20% आपका इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% आपका 80% क्या रहेगा? 80% पेट्रोल रहेगा। तो जितना पहले क्या होता था, पहले पूरा 100% होता था, तो 100% नहीं करके 20% एथेनॉल कर दिया है, और उसके बाद में 80% पेट्रोल कर दिया है। तो पेट्रोल से जितना प्रदूषण होगा वही होगा, लेकिन 20% से क्या होगा? प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि ये अनाज से बनाया गया फ्यूल है, ठीक है ना। और यह किनके मतलब कौन से मानकों का पालन करता है? तो अब ध्यान में रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। और इससे पहले क्या था? पहले इथेनॉल कितना परसेंट मिलाया जाता था? 10% मिलाया जाता था, और अब इससे क्या किया जाएगा? 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, ठीक है। यह कब से शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया। पूरे भारत में E20 पेट्रोल मानक है। पेट्रोलियम मंत्री कौन? हरदीप सिंह पुरी। एथेनॉल बिल्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत यह सारी चीजें डिसाइड की गई, ठीक है ना। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर में के रूल्स को पालन किया जाएगा, नियमों का पालन किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। और 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। E20 पेट्रोल किस मंत्रालय के निर्देश पर लागू हुआ? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद में E20 पेट्रोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत में आता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। E20 पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत कितना होता है? तो 20% होता है। E20 पेट्रोल पूरे देश में कब लागू हुआ? तो यह 1 अप्रैल को लागू हो चुका है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एथेनॉल मुख्य रूप से किनसे बनाया बनता है? तो गन्ना और मक्का, मतलब अनाज के वेस्टेज से बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। चलिए, हु ऑथर द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट? एक किताब जो है बनाया गया है, लिखा गया है, कौन सा किताब है? टाइड्स ऑफ टाइम भारत का इतिहास सांसद में मूर्तियों के माध्यम से, के लेखक कौन है? देखिए इनका लेखक है सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और वो पुस्तक का नाम क्या है? टाइड्स ऑफ टाइम, टाइड्स ऑफ टाइम, ठीक है। भारत हिस्ट्री, भारत हिस्ट्री थ्रो मूरल्स इन पार्लियामेंट, थ्रो मूरल्स इन पार्लियामेंट। मूरल्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मूरल्स का मतलब होता है पेंटिंग, ठीक है, मूरल्स का मतलब होता है पेंटिंग। अब बड़े बड़े दीवारों पर जो पेंटिंग बनाए जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? मूरल्स कहते हैं। तो सुधा मूर्ति ने क्या किया है? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बड़े बड़े दीवारों पर जितने भी पेंटिंग थे, टोटल कितने पेंटिंग थे पार्लियामेंट में? टोटल 124 मुरल्स थे, ठीक है, 124 मुरल्स थे। इसमें क्या किया है? इन्होंने एक किताब ही लिख डाली है कि ये मुरल्स मतलब ये पेंटिंग आपको किनके बारे में बताते हैं, पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में डीपली क्या किया है? एक्सप्लेन करके लिख दिया है बुक में। इससे क्या होगा? बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी, पूरी तरीके से चित्र बना करके पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में, और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं आप ध्यान में रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया गया है। फिर आपका अशोका के बारे में बताया गया है, ठीक है, अशोका के बारे में बताया गया है। उसके बाद में
आपका ये चाणक्य चाणक्य के बारे में बताया गया है, वाल्मीकि के बारे में बताया गया है। फिर ये गांधी मार्च, जो दांडी मार्च था, गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था दांडी मार्च, उनके बारे में बताया गया है। मतलब इस सारे टॉपिक्स और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सारी चीजों के बारे में इसमें कवर किया गया है, ठीक है ना। और यह बुक लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया है, आप ध्यान रखना, सीपी राधा कृष्णन ने। सीपी राधा कृष्णन ने यह बुक को लॉन्च किया है, और वह कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, सुधा मूर्ति ने पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक? आप ध्यान रखना, टाइड्स ऑफ टाइम, भारत का इतिहास संसद में मूर्तियों के माध्यम से, ठीक है ना, इंग्लिश में टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट। ओके, यह किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया। संसद मूरल्स पर आधारित पुस्तक है, कुल 124 मूरल्स पैनल पर यह शामिल है, ठीक है, इतिहास चित्रों से समझाया गया है। भारत को इसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। देखिए, पहले जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे ना, तब भी भारत में किनकी लोकतंत्र का ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि कुछ भी डिसीजन लिया जाता था वो लोगों से पूछ करके लिया जाता था। तो लोकतंत्र हमारे भारत में, डेमोक्रेसी बहुत पहले से चलते आ रहा है, इनके बारे में बताया गया है। वैशाली प्राचीन गणतंत्र जो है इसके उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधा मूर्ति ने लिखी है। इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया, सीपी राधाकृष्णन ने, ठीक है। इस पुस्तक में कितने मूरल्स पैनल्स का वर्णन है? तो 124 मूरल्स पैनल्स का वर्णन है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा गया? तो प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण कहा गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। INS Taragiri commissioned in April 2026 belong to which of the following project? INS तारागिरी जिसे अप्रैल 2026 में कमीशन किया गया, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किसकी है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्या हुआ है। 3 अप्रैल 2026 को INS तारागिरी को, किसको? INS तारागिरी को क्या किया गया है? इंडियन नेवी, गलती से रेलवे निकल गया। इंडियन नेवी को क्या किया गया है? कमीशन किया गया है, ठीक है। कमीशन का मतलब क्या है? इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है कि ये रहा आपका शिप, अब आप इसका जैसा चाहे उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। कमीशन किया गया है, कब किया गया? तो 3 अप्रैल 2026 को। यह कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में आता है? आप ध्यान रखना, तो यह आता है प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंदर में यह आता है। ओके, और यह क्लास कौन से क्लास का है? तो नीलगिरी क्लास का है। नीलगिरी क्लास का यह शिप है, आप ध्यान में रखना। और कौन से जगह पर कमीशन किया गया? तो कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। अब हम ये समझते हैं कि INS तारागिरी कैसा शिप है। तो यह क्या है? यह एक वॉरशिप है, वॉरशिप है जिसमें कौन से फ्रिगेट लगे हैं? स्टील्थ फ्रिगेट लगे हैं, आप ध्यान में रखना, स्टील्थ फ्रिगेट लगे हैं। इसमें ये क्या है? इसका मतलब क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब क्या है? जब कोई भी शिप, मतलब INS तारागिरी अगर दुश्मन के एरिया में घुस के भी आ जाएगा ना, तो दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। मतलब इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, ठीक है ना। तो INS तारागिरी 3 अप्रैल 2026 को कमीशन किया गया, कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। यह प्रोजेक्ट 17A की चौथी फ्रिगेट है, आप ध्यान में रखना। इससे पहले 3 फ्रिगेट बन चुकी है और वहां इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, और INS तारागिरी कौन सा है? चौथा नंबर का शिप है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में टोटल कितने शिप को बनाने की मांग की गई है? आप ध्यान में रखना, टोटल 7 शिप को बनाने की मांग की गई है इसमें, इस प्रोजेक्ट के अंदर में। और तारागिरी, INS तारागिरी कौन से नंबर की है? चौथी नंबर की है। तो 4 कंप्लीट हो चुका है और 3 जो है अभी ऑन प्रोसेस में है। अब एक बात और ध्यान रखना, इस शिप को डिजाइन कौन किया है? तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इस शिप को बनाया किसने है? तो बनाया है मैजगॉन मैजगॉन डॉक
शिप बिल्डर्स, मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कहाँ की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है। मुंबई की कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है, मतलब ये क्या है, मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आईएनएस तारागिरी को किनके द्वारा बनाया गया है, तो मैज़गान डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, ठीक है ना। चलिए, आईएनएस तारागिरी 3 अप्रैल 2026 को कमीशन किया गया, यह विशाखापट्टनम में किया गया, प्रोजेक्ट 17A के अंदर में आता है और क्लास कौन सी है, नीलगिरी क्लास है, ठीक है। मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा यह बनाया गया है, और यहाँ पे जब यह कमीशन किया गया था, किनकी उपस्थिति में किया गया, तो राजनाथ सिंह के उपस्थिति में किया गया, यह ध्यान रखिएगा। उन्नत स्टील टेक्निक से यह बनाया गया और बहुभूमिका आधुनिक युद्धपोत इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आईएनएस तारागिरी को कब कमीशन किया गया, तो 3 अप्रैल 2026 को कमीशन किया गया। आईएनएस तारागिरी किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, तो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आता है। आईएनएस तारागिरी का निर्माण किसने किया, तो मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया। आईएनएस तारागिरी किस प्रकार का युद्धपोत है, तो स्टील्थ फ्रिगेड है, ओके। आईएनएस तारागिरी की खास तकनीक क्या है, तो यह स्टील्थ टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच पेंटिंग बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क एवर सोल्ड इन इंडिया इन 2026। कौन सी पेंटिंग 2026 में भारत में अब तक बेची गई सबसे महंगी कलाकृति बनी। देखिए, राजा रवि वर्मा के द्वारा, क्या राजा रवि वर्मा के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, अप्रोक्स 1890 के दौरान में, 1890 के दौरान में बनाई गई थी एक पेंटिंग, और वो पेंटिंग का नाम क्या है, यशोदा एंड कृष्णा, यशोदा एंड कृष्णा एक पेंटिंग बनाई गई थी। आप सोच सकते होगे कि अब पेंटिंग कितनी साल पुरानी है। अब रिसेंट में क्या हुआ है, इसका बोली लगा था, ठीक है, इसका बोली लगा था, और इसे कितना में सेल किया गया है, 167.20 करोड़ रुपए में क्या किया गया है, इसको सेल किया गया है। मतलब 2026 का सबसे हाईएस्ट प्राइस में बिकने वाला यह पेंटिंग बन गया है, कौन सा, यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग। इसमें राजा रवि वर्मा ने क्या दिखाया है कि माता यशोदा मैया जो है दूध निकाल रही है, आप देख सकते हो, ये यही चित्र है, यशोदा मैया दूध निकाल रही है और कान्हा इनको पीछे से पकड़ के बोल रहे हैं कि मैया मुझे दूध दे दो। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा वे में यह दिखाया गया है, ठीक है, ओके। रवि राजा वर्मा का मतलब ये कब से कब तक थे, 1848 से 1906 तक में यह रहे हैं, और यह पेंटिंग कुछ 1890 के दौरान बनाई थी इन्होंने, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो केरला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पेंटिंग को खरीदा किसने है, खरीदा है इस पेंटिंग को खरीदा है साइरस एस पूनावाला, साइरस एस पूनावाला ने इस पेंटिंग को खरीदा है, ठीक है ना। और ये कहाँ के चेयरमैन है, तो वैक्सीन कंपनी है, वैक्सीन कंपनी है, वैक्सीन कंपनी के यह चेयरमैन है, वैक्सीन कंपनी के यह चेयरमैन है, जो कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रवि राजा वर्मा के द्वारा यह चित्र बनाया गया था। यह कहाँ के जन्म कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो केरल में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन ऑयल पेंटिंग शैली अपनाई थी इन्होंने, और 1894 में इन्होंने क्या किया था, लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1894 में इन्होंने क्या किया था, अपना प्रेस स्थापित कर दिया था, ताकि वह ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो सारी चीजें बना सके। यशोदा एंड कृष्णा 1890s की कृति है, जो 2026 में सोल्ड हुई कितने में, 167.20 करोड़ रुपए में सेल की गई। खरीदार कौन है इनके, तो साइरस एस पूनावाला है, और यह सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, सीरम इंस्टीट्यूट
मतलब कहाँ के, वैक्सीन कंपनी के चेयरमैन है, ठीक है। और जिनका मुख्यालय कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। ये आप ध्यान में रखेगा। चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यशोदा और कृष्णा पेंटिंग किसने बनाई है, तो राजा रवि वर्मा ने बनाई है। ओके, यह पेंटिंग कितने करोड़ में बिकी है, तो यह पेंटिंग 167.20 करोड़ रुपए में बिकी है। इस पेंटिंग को किसने खरीदा है, तो साइरस पूनावाला ने खरीदा है। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो यह इनका जन्म केरल में हुआ था। और राजा रवि वर्मा ने क्या स्थापित किया, तो लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ साधना, साधना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साधना सप्ताह 2026। साधना सप्ताह 2026 के संदर्भ में साधना का सही पूर्ण रूप क्या है। देखिए, मिशन कर्मयोगी के तहत, आप ध्यान में रखना, कौन से मिशन, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी के तहत एक सप्ताह चलाया गया। कौन सा सप्ताह, कब से कब तक, 2 से 8 अप्रैल, यानी आज जो है इनका क्लोजिंग है। 2 से 8 अप्रैल में एक सप्ताह चलाया गया और उस सप्ताह का नाम क्या है, साधना, साधना, साधना सप्ताह चलाया गया। इसमें क्या किया जाएगा, इस सप्ताह में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके ऊपर में पूरी चर्चा की जाएगी, उनके ऊपर में पूरा का पूरा ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा कि आप किस तरीके से बहुत ही अच्छी टेक्निक का यूज कर सकते हो देश को चलाने के लिए। ठीक है, मतलब सिविल सर्वेंट जितने भी है, सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, वही मतलब होता है सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए, स्किल को डेवलप, स्किल को डेवलप करने के लिए यह सप्ताह चलाया गया है। ठीक है, और इस बार का 2026 का थीम क्या है, तो टेक्नोलॉजी, यहां लिख रही हूं मैं, थीम क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन एंड टेंजिबल, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करो, जितने भी इंपॉर्टेंट नए युग के जितने भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करो। ट्रेडिशन मतलब पुराने जितने भी नॉलेज है उसे भूलना नहीं है, उनको लेकर के चलो। और टेंजिबल यानी जो भी रिजल्ट आ रहा है वह प्योर, मतलब दिखना चाहिए रिजल्ट, ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही ऊपर से बोलते चले जाओ कि मैंने ये किया वो किया, ये नहीं माना जाएगा। रिजल्ट जो है टेंजिबल होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, यह चलाया गया। अब यह समझते हैं कि साधना सप्ताह में साधना का अर्थ क्या है, तो साधना का अर्थ है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट, मतलब देश की तरक्की के लिए डेवलपमेंट स्किल डालना किनके अंदर में, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन पे। ठीक है, 2 से 8 अप्रैल जो है साधना सप्ताह चलाया गया, मिशन कर्मयोगी के तहत चलाया गया, ध्यान में रखिएगा। डीओपीटी द्वारा यह आयोजित किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा यह आयोजित किया गया। ठीक है, सिविल सर्वेंट स्किल डेवलपमेंट फोकस, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। आईजीओटी प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग के लिए, मतलब ये कहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, तो आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, थीम क्या रखा है, टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन एंड टेंजिबल और गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी सुधार के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, यह आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, साधना सप्ताह 2026 कब मनाया जा रहा है, तो 2 से 8 अप्रैल को मनाया गया, मतलब आज जो है इसका क्लोजिंग है। साधना सप्ताह किससे संबंधित है, तो यह प्रशासन सुधार से संबंधित है। यह कार्यक्रम किस मिशन से जुड़ा है, तो मिशन कर्मयोगी से जुड़ा है। आईजीओटी कर्मयोगी क्या है, तो यह ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, यहीं पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना। साधना सप्ताह का उद्देश्य क्या है, तो यह शासन को सुधारना इसका उद्देश्य है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर connects which of the following location, western डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाँ निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, एक रेलवे लाइन बनाई गई है। ठीक है, एक रेलवे लाइन बनाई गई है, और कहाँ पे, इनका नाम क्या है, WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर
एक रेलवे लाइन बनाया गया है, कितना लंबा बनाया गया है, तो 1506 किलोमीटर की लंबाई में यह बनाया गया है। कहां से कहां तक, तो जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेकर के, जो कहां पर है, महाराष्ट्र से लेकर के कहां तक बनाया गया है, तो दादरी यानी ये कहां पर है, यूपी तक में एक रेलवे लाइन बनाया गया है। और यह किनके लिए बनाया गया है, नॉर्मल लोकल पब्लिक लोग के लिए नहीं, यह बनाया गया है मालगाड़ी के लिए। मालगाड़ी, जो भी ट्रेन जो है गुड्स का सप्लाई करते हैं उनके लिए बनाया गया है। यह इसलिए बनाया गया है ताकि माल को पहुंचने में, गाड़ी सामान को पहुंचने में लेट ना हो, जितने भी हो सके जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब रास्ते में किसी भी तरीके की सिग्नल ना मिले। पहले क्या होता था, सामान अगर पहुंचाना है तो बहुत ज्यादा डिले होता था, तो इसलिए अभी जो है यह चलाया गया, यह बनाया गया है। कहां से कहां तक, तो जवाहर निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट टू दादरी को जोड़ता है। महाराष्ट्र से यूपी तक का यह लाइन बनाया गया है। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखना। और ओके, WDFC लंबाई कितना है, तो 1506 किलोमीटर का कॉरिडोर यह बनाया जा रहा है। आप इसमें देख सकते होंगे JNPT यहाँ रहा मुंबई, और यहाँ से ये पूरा लाइन बनाया जा रहा है, कहाँ तक में, दादरी यूपी तक में यह बनाया जा रहा है लाइन। ठीक है, JNPT महाराष्ट्र से दादरी यूपी। ओके, DFCCIL डेडिकेट्स फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह बनाया गया है। इंडियन रेलवे के तहत यह विकसित किया गया है। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि यह लाइन किनके द्वारा बनाया गया है, तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, केवल फ्रेट ट्रेन्स के लिए ही यह कॉरिडोर बनाया गया है। फ्रेट ट्रेन्स मतलब जितने भी मालगाड़ी है, सामान लेके आने जाने वाला, ठीक है। डबल लाइन फुली इलेक्ट्रिफाइड कॉरिडोर है ये है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। WDFC की लंबाई कितनी है, तो 1506 किलोमीटर है। WDFC किनके लिए बनाया गया है, तो माल परिवहन के लिए बनाया गया है। WDFC का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो यह मुंबई JNPT से इसका प्रारंभ होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो बहुत ही बड़ा पोर्ट है जहां से विदेशों तक का सप्लाई किया जाता है, ठीक है। EDFC कहां से कहां तक है, तो यह लुधियाना से सोननगर। देखिए अभी जो WDFC यह दूसरा बन गया है, EDFC बनाया गया है जो कोयला इन सारी चीजों को लेके जाने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत पहले ही यह बन चुका था। और यह कहां से कहां तक है, तो लुधियाना से सोननगर तक का है, ठीक है ना। और WDFC कहां से, तो महाराष्ट्र से दादरी यूपी तक में। WDFC किस संस्था द्वारा बनाया गया था, CCIL के द्वारा यह बनाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Which of the following best describe the stance of the Gujarat High Court on the use of AI in judicial process? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रियाओं में AI के उपयोग पर दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, गुजरात हाई कोर्ट ने एक नियम बोला है, एक नियम लागू किया है, एक जजमेंट पास किया है, ठीक है। एक जजमेंट पास किया है और उस जजमेंट में क्या बोला गया है कि AI का किसी भी तरीके का उपयोग नहीं किया जाएगा। AI का उपयोग अब नहीं किया जाएगा, किसमें नहीं किया जाएगा, कोर्ट के जजमेंट में, कोर्ट के फाइनल जजमेंट में, ठीक है। कोर्ट के फाइनल जजमेंट में AI का उपयोग नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया, देखिए यहाँ पे इनके द्वारा में ये कहा गया है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर AI जो है आपको फाइनल डिसीजन लेना शुरू कर देगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। AI क्या करेगा, AI से गलतियां हो सकती है,
ठीक है, क्योंकि इन्हें बनाया तो ह्यूमन के ही द्वारा ही गया है ना, तो एआई से गलतियां हो सकती है। उसके बाद में एआई बहुत सारे पर्सनल जितने भी डेटा है उसे लीक कर सकता है। जो ऐसे सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नहीं बताया जाता है कोर्ट में, एआई जो है वह भी बोल सकता है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है। कौन सा डिसीजन? तो एआई कैन बी यूज्ड, सॉरी, एआई इज बैंड, एआई इज बैंड फॉर को जुडिशियल डिसीजन। ठीक है ना, यह डिसीजन लिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एआई पर रोक लगाया है, तो ह्यूमन जजमेंट को प्राथमिकता दी है। इसमें किनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है? तो ह्यूमन के डिसीजन को प्राथमिकता दिया गया है इसमें। ठीक है, एआई डिसीजन मेकिंग में अलाउड नहीं है। प्राइवेसी और बायस कंसर्न्स मुख्य रूप से इन्हीं को देखते हुए यहाँ निर्णय लिया गया है। एआई केवल रिसर्च में अलाउड होता है। अगर किसी भी तरीके का रिसर्च करना है, कोर्ट में कुछ भी ऐसा केसेस आ रहा है जिन पे रिसर्च की जरूरत पड़ती है, तो एआई सिर्फ इसमें मदद कर सकता है, बाकी चीजों में मदद नहीं कर सकता। जस्टिस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह डिसीजन लिया गया है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं गुजरात हाईकोर्ट ने किस पर रोक लगाई। तो एआई का उपयोग पर रोक लगाई। एआई का उपयोग किसमें नहीं होगा? तो जजमेंट देने पर एआई का उपयोग नहीं होगा। एआई का उपयोग कहाँ अलाउड है? तो सिर्फ रिसर्च में अलाउड है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ह्यूमन जजमेंट को बचाना है। देखिए, इसमें एक और इसका मेन पॉइंट यह है कि अगर एआई ही पूरी को पूरी डिसीजन लेना शुरू कर देगा तो ह्यूमन क्या करेंगे? तो ह्यूमन जजमेंट को बचाने का भी एक उद्देश्य है। एआई से कौन सा खतरा है? तो बायस और गलती का खतरा बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2026? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? देखिए, आप अभी 7 अप्रैल 2026 को 7 अप्रैल 2026 को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, 7 अप्रैल यानी कल के दिन में हमने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है। यह हम 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? यह सबसे पहले समझिए यह किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया है। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ था? डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी, तो इन्हीं का हैप्पी बर्थडे हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो इन्हीं का हैप्पी बर्थडे हम मनाते हैं 7 तारीख को। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब 2026 का थीम क्या था? टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। मतलब सब साथ में मिलकर के साइंस का सपोर्ट करें। साइंस जितने भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जितने भी रिसर्च कर रहा है, उनका सपोर्ट करे। ठीक है, यह जो है मुख्य थीम है। चलिए, 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यह कब डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट टाइम तो 1948 में की गई थी, 7 अप्रैल को ही। तब से जो है हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते आते हैं। थीम क्या था? टुगेदर फॉर हेल्थ साइंस। ठीक है, और इसमें वन हेल्थ अप्रोच पर भी प्राथमिकता दी गई है। वन हेल्थ अप्रोच मतलब आपका ह्यूमन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और एनिमल। कौन कौन? ह्यूमन, उसके बाद में फिर इन्वायरमेंट और एनिमल्स। इन तीनों के ऊपर में चर्चा की गई है कि तीनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक को भी खतरा होता है तो उससे पूरी पूरी प्रकृति को खतरा हो सकती है। इसलिए हमें जो है पूरा तीनों डिपार्टमेंट को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है ना, 80 प्लस देश जो है और 800 प्लस संस्थापक इसमें भागीदारी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और डब्ल्यूएचओ का जो आपका मेन कौन से सिटी में है? तो जिनेवा में है मुख्यालय। ठीक है, हेडक्वार्टर वर्ड्स निकल नहीं रहे थे। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विज्ञान आधारित स्वास्थ्य पर इसमें जोर दिया गया है। ओके ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को हमेशा से सेलिब्रेट करते आते हैं, ठीक है। 2026 की थीम क्या है? तो टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस, ठीक है। तो मतलब क्या है, बी और सी दोनों, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। WHO का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। वन हेल्थ अप्रोच किससे जुड़ा है? तो मानव, पशु और पर्यावरण से यह जुड़ा है, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।